लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. जी और आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और पीके साहब जैसा मैंने पहले अनाउंस किया आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया और पीके साहब आपका हार्दिक स्वागत सर, हम सब आपके इंतजार कर रहे हैं सर, वेलकम। Thank you very much, Nirji, and very good afternoon to all our listeners. वेरी गुड आफ्टरनून सर। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि रियल एस्टेट में जो चेंजेस आ रही हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रही हैं, लोगों की उम्मीद थोड़ी सी कहते ना कि थोड़ी सी खुशी की लहर है, कुछ कुछ हल्की हल्की, लेकिन आपका नजरिया जानना चाहते हैं। देखो, पहले तो ये जब जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए कल, वो 3.1 जो है वो सेम रहा, कहने को सेम रहा, वो भी एक एनकरेजिंग फैक्टर था, डिस्पाइट इसके कि गैस प्राइसेस नवंबर में ज्यादा थे, अभी दिसंबर में आगे कम हुए, तब जबकि फिगर है तब तो गैस प्राइसेस ज्यादा थे, तो उसके बावजूद लेकिन जो कोर है वो इससे भी कम है 2.96, तो ये एक अच्छी है। और दूसरी बात सबसे एनकरेजिंग ये रही है कि हमारे गवर्नर साहब बैंक ऑफ कनाडा के, उन्होंने पहली बार बड़ी ओपनली ये बात कही कि यस, अब जो है बैंक ऑफ कनाडा में कट रेट्स इन 2024, ये उनका डायरेक्ट लाइन है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी दे दिया एक हमसे डिस्क्लेमर टाइप का कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन कंडीशन एंड दैट इज इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के मामले में वो कह रहे हैं कि वी आर डिसेंडिंग एंड वी आर वेरी क्लोज टू द टारगेट, 2% के पास हम पहुंचने वाले हैं, ये भी उसने कहा, और ये एनकरेजिंग है और इसका रियल एस्टेट पे नेचुरली फर्क पड़ेगा। और फिगर्स तो यहाँ तक आ रही है कि अगले साल 2024 के एंड तक ईयर ओवर ईयर लगभग 5% रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। पीके साहब 5%, डू यू थिंक इट्स द satisfying figure for the investors and the sellers? देखो, 5% प्राइस कोई मजाक नहीं है, वैसे देखा जाए तो प्राइस पता कितना बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन प्लस 1%। अच्छा, ओके, जो सही फिगर है ना, जो कि एक बैलेंस्ड फिगर है, जो कि हर एक को खुश रखती है। देखो, अगर मेरा मकान 1 मिलियन का है, उसमें 5% 50,000 होते हैं सर, मजाक नहीं है, $50,000 बढ़ जाना साल के अंदर, जबकि आपने 1 मिलियन के घर के ऊपर दिए हुए टोटल 20% 2 लाख। हाँ जी सर, 2 लाख लगा के 50,000 कीमत बढ़ जाएगी, कम है 25%। आई नो, पर पता क्या है, वो लोगों को ना जो आदत पड़ी हुई है ना कि 6 लाख का मकान लिया, 9 लाख का बेच रहे हैं, मिलियन का बेच रहे हैं, वो बहुत खराब पड़ी हुई है। मुझे कोई कैलकुलेट करता है ना, मुझे कोई कहता है कि मैं प्री कंस्ट्रक्शन में करूंगा इन्वेस्ट और मेरी प्राइस कितना बढ़ेगा, तो मैं उसको पता क्या कहता हूँ, ये मान के चलो कि 0 बढ़ेगा। अब अगर मान लीजिए 1 मिलियन का लिया और एवरेज पर ईयर 5 साल की 0 मान लो, 1 साल तो मैं मान सकता हूँ माइनस भी चला जाता है, पर 5 साल लगातार तो नहीं होता, 0 मान लो और उनको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तुम कितना कमा लोगे। वो कैसे सर, अगर 0 भी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो चलेगा ना, कम से कम। अगर इन्फ्लेशन 2.5% भी है तो 5 साल के अंदर 12.5% बन जाती है, कंपाउंड करोगे तो 15% बन जाती है, तो आपने डिपॉजिट किया 15%, पैसा वैसे डबल हो गया 0 के साथ भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, डबल हो गया ना। लेकिन जी, एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी जुबानी समझाएं लोगों को, जो लोगों को आदत पड़ी हुई ना कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने की रियल एस्टेट के जरिए, वो थोड़ी सी गलत एक प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और लोगों को अभी भी उम्मीद है कि मैं तब बेचूंगा जी, मैं तो 7 लाख का लिया, मैं तो 1.2 का बेचूंगा या 1.1 का बेचूंगा। उस पे मैं चाहता हूँ कि आप उनको बोलो कि तुम्हारे बच्चे ही बेचे, उनको बोलो जी, उनको बोलो तुम्हारे बच्चे ही बेचेंगे, फिर तुम तो नहीं बेचोगे अपनी जिंदगी में। हाँ, कड़वी सी बात थोड़ी सी, लेकिन सच्चाई है, टू गुड टू बी ट्रू है ना। देखो, इसी चीज ने तो बर्बाद किया रियल एस्टेट को हमारे कनाडा के अंदर, जब ज्यादा प्राइस बढ़ गए, 5-5 लाख का मकान 1-1 मिलियन का हो गया सर, तो इसी चीज ने तो बर्बाद किया। जो नहीं ले सकता था उसने 10-10%, 12-12% ब्याज पे पैसा ले लेके इन्वेस्टमेंट कर दी लेकर, और वो सारे स्पेकुलेटर जिन्होंने एक रियल इन्वेस्टर को भी खराब कर दिया लेकर। तो ये टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है। 5% मेरे हिसाब से ये भी ज्यादा है, लेकिन यस, इट इज वेरी फेयर, और ये भी साल के आखिर तक बता रहे हैं, अगले साल के आखिर तक। लेकिन मैं जो चलता हूँ, जो बैलेंस मार्केट जो होती है वो सबके लिए अच्छी होती है, लेंडर के लिए होती है अच्छी, इंश्योरर के लिए होती है अच्छी, बायर के लिए, सेलर के लिए, रियल्टर के लिए, सबके लिए अच्छी होती है, और वो होती है इन्फ्लेशन प्लस 1%, सिंपल, इन्फ्लेशन प्लस 1%, बस।
और अभी मैसेज भी आया, कहते हैं जी पीके साहब अभी तो बायर मार्केट चल रही है, अभी भी चल रही है, तो आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपका जो तजर्बा है उसके मुताबिक सेलर मार्केट कब तक आने की उम्मीद है? इज इट पॉसिबल आएगी कि या बैलेंस रहेगी? देखो मैं बताऊं, बायर्स, इसके बारे में डायरेक्ट अभी मार चुका हूं थोड़ी देर पहले किसी के साथ। बायर्स मार्केट है विद नो बायर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज अ बायर मार्केट विदाउट बायर। मतलब बायर मार्केट में ही नहीं है। मतलब मार्केट के और सेलर का घर नहीं बिक रहा तो इसलिए बायर मार्केट हो गई। बायर मार्केट के लिए बायर तो होना चाहिए, बायर मार्केट में है ही नहीं। तो इसीलिए अब अच्छा, अब तो बायर मार्केट में नहीं था, लेकिन जब ये देखा कि अब जब ये खबर आई कल्लन साहब की, और ऊपर से ये पिछली बार जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रोक दिया 6 दिसंबर को, तो अब सेलर भी थोड़े रुक गए हैं बॉस। सेलर भी कह रहे हैं कि जब थोड़ा रुक जाओ और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उनको भी नजर आ रहा है कि मार्केट अच्छी आएगी, खास करके ये जो रिपोर्ट आई और जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी इसके बाद, और इंटरेस्ट रेट अगले साल 4 बार गिरने की उम्मीद है। पहला मेरे को उम्मीद है 10 अप्रैल। और सबसे बड़ी बात है, जब ये फेड की रिपोर्ट आई, पावेल साहब ने जब रिपोर्ट दी कि उन्होंने ओपनली कह दिया यूएस में कि वो अगले साल उनको उम्मीद है 3 बार इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। उन्होंने फेड में कहा है ये, जेरोम पावेल साहब ने जब कहा, फेडरल रिजर्व के जो चेयर है, उसके बाद 2 दिन बाद हमारे मकल्ले साहब ने कह दिया, ये बयान दे दिया कि बैंक ऑफ कनाडा में कट रेट्स इन 2021। इनको भी थोड़ा हिम्मत हुई जी कहने की। तो ये पहली बार हमने इनके मुंह से सुना है, इकोनॉमिस्ट को तो कहते हुए सुना है, पर इनके मुंह से हमने पहली बार सुना। जी और एक और सवाल आया, पीके साहब कहते हैं जी मेरे पास 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक बेचना चाहता हूं अगले साल। एक है सेमी डिटैच हाउस में भी ब्रैम्पटन में, और एक है डिटैच हाउस, और एक है ओशवा में टाउन हाउस। तो कौन सी बेचनी चाहिए, विच कैन गिव बेटर प्राइस नेक्स्ट ईयर? वो तो बैठ के देखेंगे सर, वो तो ऐसे नहीं कर सकते, पर एक प्रॉपर्टी बेचनी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये मार्च तक रुके। मार्च 2024 तक रुके, मार्च 2024 तक रुके। उसके बाद बैठ के बात की जा सकती है कि कहाँ पर किसको कितना, क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। ये सिर्फ जो है ना वो ओशवा से या ऑटवा से या किंगस्टन से या मिसागा से काम नहीं बनता, हमें देखना पड़ता है वो कौन सा नेबरहुड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर। लेकिन जो भी हो, मैं तो मार्च तक रुकूंगा। मार्च तक रुकूंगा, ठीक है जी। और जिन्होंने किया सवाल वो आप पीके साहब को डायरेक्ट फोन कर लें 6472994757। एक मैसेज आया पीके साहब कि हाउ इज कैसविक एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट? कैसविक तो बहुत आगे निकल गया, फिर टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर और ब्यूटीफुल जगह है कैसविक। कैसविक जो मेरे जो क्लाइंट ने 2 साल पहले लिया था, 2 साल नहीं 3 साल पहले जो लिया था, क्योंकि इन दिनों वहाँ पर भी थोड़ा प्राइस नीचे आया, पर कैसविक बहुत आगे निकलने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसी छोटी छोटी एलिंसी हो गया, जैसे कैसविक हो गया, ये जगह तो बहुत आगे जाने वाली है। ये टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस भी बहुत लोगों के चल रहे हैं, और इसे ब्यूटीफुल एरिया, यस, और सस्ता भी है। अब सस्ता कहते हुए शर्म आती है थोड़ी सी मेरे को, लेकिन फिर भी बाकी से अगर आप कंपेयर करो तो कैसविक सस्ता है और अच्छा है, और अब एक्सेसिबल भी है, इतना दूर भी नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं वहाँ इज ए गुड आइडिया टू इन्वेस्ट देयर कैसविक? या व्हाई नॉट, बट द क्लोजिंग शुड बी लॉन्गर, नॉट बिफोर 2026। 26 से पहले की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता किसी हालत में भी। मैं 1-1.5 साल का रिस्क नहीं लूंगा, हालांकि जैसी मर्जी रिपोर्ट आती रहे, मेरे को जो है वो रिस्क नहीं लेना। और मैं यहाँ पर एक आध खबर और देना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अभी कैनेडियन जो प्राइस गिरे, मैंने उसने बताया था 1 लाख एवरेज डिटैच घर की जो कीमत गिरी 1 महीने के अंदर। अभी ये रिपोर्ट भी आ गई कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की पूरे कनाडा के लिए कि ये 14 महीने का सबसे बड़ा ड्रॉप रहा है अक्टूबर से नवंबर के अंदर। 1 मंथ के अंदर 1.1% का ड्रॉप आया है, 1.1% का 1 मंथ के अंदर ड्रॉप आया है। पूरे कनाडा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बिगेस्ट ड्रॉप आया है ये सिंस सितंबर 2022 के बाद। और न्यू लिस्टिंग्स जो है वो भी बहुत जबरदस्त ड्रॉप हुई है 1.8%, और सेल जो ड्रॉप हुई है 0.9%, यानी कि अब सेल 0.9 है, न्यू लिस्टिंग 1.8 है, यानी कि कुछ इन्वेंट्री मार्केट में कम हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, जब लिस्टिंग के अंदर ड्रॉप 1.8% आया, दैट मीन्स सेलरों ने हाथ खींच लिया कि अब हम मार्केट में मकान नहीं लाते, क्योंकि उनके मर्जी के प्राइस नहीं मिल रहे या प्राइस ज्यादा कम हो गए, तो अब जब प्राइस थोड़े से सेटल होंगे तब हम बेचेंगे। इट इज ए गुड थिंग एक्चुअली, ये अच्छी बात है, और ऐसा होने से थोड़ी मार्केट बैलेंस की तरफ जाएगी मेरे हिसाब से। ये मैं आपसे थोड़ी शेयर करना चाहता था बात, और बाकी गवर्नर साहब की बात मैंने करी, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था, जो हाउसिंग एक्सीलरेटर फंड जो था HAF जो फेडरल ने चलाया था, जिसका हमने बताया था लंदन में पहला उन्होंने $72 मिलियन दिया था घर बनाने के लिए। अब ये मिसिसागा के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया, मंगलवार को ही हुआ है। तो ये ट्यूसडे को हुआ है मिसिसागा के साथ, कैनेडियन गवर्नमेंट का और मिसिसागा, इन्होंने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 113 मिलियन दिए इनको, और 3000 घर बनाने के लिए मिसिसागा में इन द नेक्स्ट 3 years।
और ये बहुत अच्छी एक अनाउंसमेंट रही है, इनका आपस में डील साइन हो गई है और ये फास्ट ट्रैक में 3000 घरों को लाएंगे। और बाकी इनका एक और बयान आया था कि अगली नेक्स्ट डिकेड में 10 सालों में 35,000 मकान इनका बनाने का प्लान है। ये शॉन फ्रेजर साहब की रिपोर्ट आई थी। प्लस वो ये तो हो गया मिसागा, बस टोटल ऑन द होल कनाडा के अंदर वो 1 लाख घरों को उनका लाने का प्रोग्राम बन रहा है अगले 3 सालों में और 2,50,000 घर जो अगले 10 सालों में। ये चीजें कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट एक मिसागा का एक्शन प्लान था जो कि एग्रेसिव रहा है मिसागा सरकार लंदन के बाद। और ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं शेयर करना चाहता था। एक और मैसेज आया था, बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज, मैंने वैसे समझ लिया उनका आइडिया। वो कह रहे थे कि जैसे कह रहे हैं कि प्राइसेस गिरे हैं मकानों के, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे 7 लाख का मकान लोग 1.1 का बेच रहे थे या मिलियन का बेच रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा जंप था, वो कहते हैं जो एक्स्ट्रा जंप है 3-4 लाख का, उसमें से कम हुआ है 1 लाख के एक्चुअल प्राइस से कम हुआ है। नहीं, एक्चुअल प्राइस जो आज है उससे कम हुआ ना सर। हाँ जी। तो देखो जिनके मकान 7 लाख से 1.1 हो गए और आज 1 लाख गिर गया, तो उन्होंने तो फिर भी 4 लाख हाँ। की बजाय 3 लाख कमा लिया। उनके लिए क्या गिरा उसके लिए जिसने 1 साल पहले लिया। हाँ, उसके लिए प्रॉब्लम है ना, गिरा तो असली उसके लिए ना रणबीर जी, जिसने साल पहले लिया। और जब हम मना करते थे मत लो, हाँ। और अगर साल पहले लेके आज बेच रहे तो आपने लिया ही गलत है। फिर अगर आपको 1 साल के बाद बेचना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपकी बाइंग ही गलत थी। बाइंग गलत थी, आपकी हिम्मत से ज्यादा महंगा ले लिया आपने, या कोई हालात आपके घर के बदल गए। हाँ। अगर आपने बुक किया तो वैसे ही कहता था पिछले 2 सालों में जिन्होंने बुक किया और जिसकी क्लोजिंग 23 में 24 में आ रही है वो गलत है। हाँ। क्लोजिंग शुड बी लॉन्ग। तो ये जो डिसीजन जो है वो बड़े कई गलत हो गए। अब सीधी बात है, कहना पंजाबी किसी ने माँ बादी किसी ने स्वादी। हाँ, तो किसी ने अगर बुकिंग करी और 21 में करी और क्लोजिंग 25 की है, वो कमा गया। बढ़ने के बाद अगर गिर भी गया 2, 4, 5, 10%, वो फिर भी कमा गया। लेकिन जिसने बुकिंग 2022 में किया और क्लोजिंग 24 में है, वो फंस गया क्योंकि उसने पीक लेवल पे जाके ले लिया। that's right. और यही हम आपके टॉक शो में कहा करते थे कि आपकी बाइंग शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपकी बाइंग के अंदर ये 3 मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो नहीं ध्यान दिया, या अगर रीसेल में आप अपना प्रिंसिपल घर ले रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको उसके अंदर होल्ड करने की 5 साल की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपने अपना प्रिंसिपल घर रहने के लिए ले लिया और 1 साल के अंदर बेच रहे हो तो यानी कि समथिंग वाज रॉन्ग, या आपकी बाइंग गलत थी या आपकी कैपेसिटी गलत थी। That's right. ठीक है ना। तो साल के अंदर बेचोगे अच्छे टाइम के अंदर भी 1 साल के अंदर बेचना लॉस खा जाता है। आप लैंड ट्रांसफर टैक्स कमीशन इतनी दे देते हो कि जितना बढ़ता उससे ज्यादा होता आप खर्चे कर देते हो 1 साल के अंदर। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रिंसिपल घर ले रहे हो, ये मान के चलो कि मैं 5 साल से पहले नहीं बेचूंगा, बिल्कुल सही। नहीं तो चांसेस है कि आप कमा नहीं पाओगे। हालांकि 5 साल में कमा लोगे, पर हम हमेशा डरा देते हैं कि 5 साल। और जो आदमी साल के बाद बेच रहा है वो कैसे उम्मीद कर सकता है। ये तो वही वाला आप वाली बात हो गई कि वो आज 7 लाख का लेते थे, 6 महीने में 8 लाख का बेच देते थे। वो वक्त कैसे आएगा, नहीं आ सकता। ये बात तो एक फ्लूक था जो चल गया, वो कई डिकेड्स में एक बार आता है। तो आपको बैलेंस्ड मार्केट ही हमेशा मेरे ख्याल से ठीक रहती है। That's right. और जिन्होंने पहला सवाल किया था उन्होंने क्विकली पूछा है, कहते जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन किया था, जो ओशा वाली प्रॉपर्टी है, कहते पीके साहब ने एक सजेस्ट किया था कि मैंने रेंट पे दी हुई है और 1 साल से पहले नहीं बेचना चाहिए क्योंकि टैक्स फिर देना पड़ता है। मई में मेरा 1 साल हो रहा पूरा, उससे पहले क्या मार्च अप्रैल में बेच सकता हूँ कि साल वेट करनी पड़ेगी? सवाल ही उठता, बेचेंगे तो उनको वो HST रिबेट वापस करनी पड़ेगी पेनल्टी के साथ। अच्छा, पेनल्टी अगर इन्होंने HST रिबेट क्लेम कर लिया और 365 दिन से पहले बेच दिया, HST रिबेट तो उनको देना ही पड़ेगा वापस, साथ में पेनल्टी भी लग जाएगी। अच्छा, तो ये तो अभी इनको मई तक, मैं मई नहीं बात करता, मैं एग्जैक्ट दिन काउंट करता हूँ, 365 दिन। अच्छा ऐसे होता है। ओके ओके। अगर 364 डेज भी अगर हो जाएंगे तो भी मुश्किल, तो इनको वापस करने पड़ जाएंगे पैसे, और साथ में पेनल्टी भी लगा सकते हैं वो। ठीक है ना। और नॉट ओनली दैट, अभी एक पंगा और भी नया शुरू हो गया है। अच्छा। कि हो सकता है आपके ऊपर वो कैपिटल गेन की जगह बिजनेस टैक्स लगा दें। टैक्स भी आपको हो सकता है डबल लग जाए। ओह माय गॉड। यानी कि 22% की बजाय हो सकता है 44% लग जाए, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। तो ये तो काम करना ही नहीं है किसी हालत में। प्लस जब नजर आ रहा है कि मार्च के बाद कीमतें बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही, तो फिर ये पहले बेच ही क्यों रहे हैं, सोचना ही गलत हो गया। That's right. और ठीक है ना सर। हाँ, और एक सवाल और था कि कहते हैं मेरी कोई वाटर लेक शोर पे है कोई वाटर एज कॉन्डोज, मेरी क्लोजिंग आ रही है अप्रैल 2024 में, तो उसको भी मैं 1 साल रखना पड़ेगा मुझे। मैं रेंट पे नहीं देना चाहता, बड़ी प्रॉब्लम आई लास्ट टाइम, आई हैड बैड एक्सपीरियंस विद द टेनेंट। तो अपने पास रखना पड़ेगा मुझे 1 साल। अपने एजेंट को पकड़े सर, अपने एजेंट को पकड़े। हम लोग, हमारी सर्विस सारी फ्री होती है, वी टेक ओवर एवरीथिंग, हम हैंडल करते हैं 1 साल के लिए। आई डोंट नो दिक्कत क्यों आई थी, इसने एजेंट को क्यों नहीं पकड़ा अपने, जिसने उसको लेके दिया। सबसे बड़ी बात, एक और बात बता दूं, वाटर एज में मैंने एक भी नहीं घर बेचा अभी तक, एक भी नहीं बेचा अपार्टमेंट। तीसरी बात बता दूं, वाटर एज के अंदर आज लोग बैठे हुए हैं जो परचेज प्राइस से सस्ता बेचने को तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा,
ओके परचेज पैसे सस्ता देने को तैयार बैठे हैं। मेरे पास कई डीलें ऐसी जो मेरे पास रोज आ रही हैं। वो क्या सर मैंने कहा वो क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने महंगे बुक किए हुए हैं, जल्दी क्लोजिंग हो रही है, महंगे बुक किए हुए हैं और आज वो उनको मार्केट गिरी हुई है, वो लोग संभाल नहीं पा रहे, अप्रेजल उसकी कम आ रही है, बैंक उनको लोन नहीं दे रहा। आज वो जब लोन के लिए ट्राई करते हैं तो उनको नजर आ रहा है कि उसकी अप्रेज वैल्यू कम आ जाएगी और नॉट ओनली छोटी मोटी 10-10, 12-12% अप्रेज वैल्यू कम आ रही है और लोग जो है वो कहते हैं यार फंस के बेचो। यहाँ तक कई बार ऑफर आ रही है कि हमारे डिपॉजिट खत्म हो गया ले लो। तो इसीलिए ये होल्ड करना, मैं बेचता ही नहीं सर ऐसे किसी को, मैं घर नहीं बेचता। हाँ। नॉट ओनली मॉडरेज, मैं सारी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं एक को क्यों ब्लेम करूँ, पर इन्होंने नाम ले लिया। हाँ, मैं 680 का लिया था, 680 का। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए होल्ड करना ही इनके। हाँ, एक बात से बच गए जो कि गलत है, बच गए लेकिन गलत है, क्योंकि इनको प्रॉफिट नहीं होगा, इनका टैक्स बच गया। अब हम टैक्स बच गए खुश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रो रहे हैं कि प्रॉफिट ही नहीं हो तो टैक्स कहाँ से दे देंगे। दैट्स राइट। तो मेरे ख्याल से इनको अभी टाइम गलत है और ये इनको मेरे हिसाब से रोकना चाहिए। और चाहे इनको बी लेंडर से लेके 1% एक्स्ट्रा दे दें इंटरेस्ट। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ। मान लीजिए एक इनका घर आज 6 लाख का बिक रहा है, ठीक है, और उसके लिए इन्होंने 4,80,000 मॉर्गेज ली 80%, ठीक है। बी लेंडर से इन्होंने 1% फालतू दे दिया, ठीक है। अगर 1% फालतू दिया तो साल में कितना फालतू दिया इन्होंने? 4,800। बिल्कुल सही। मान लो 5,000 दे दिया, मैं कहता हूँ 10,000 दे दिया, चलो लेंडर फीस भी दे दी, 10,000 दे दिया। अब खराब मार्केट से अगर वो घर बुरे से बुरा मान के चलो एक साथ रोक लेते हैं तो 2025 आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगी, 10% भी कीमत अगर बढ़ती है मिनिमम 60,000 बढ़ गई। सर 10,000 फालतू इंटरेस्ट देने से क्या नुकसान पड़ गया? 60,000 हमारी फालतू कमा लिया आपने। सही बात है, सिंपल कैलकुलेशन। बिल्कुल सही है जी। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। पीके साहब कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। बस प्रोजेक्ट के लिए एक ही नंबर नोट कर लीजिए, पीके सबरवाल, टीम सबरवाल, 6472994757। मार्केट में इस वक्त बिल्डर्स आपके पीछे पीछे हैं, उसका फायदा उठाओ। आपको मैं अपने चेयर के सामने, अपनी टेबल के सामने बिठा के आपके सामने मैं चेयरमैन से, प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बात करके नेगोशिएट करके उसकी प्राइस लिस्ट के ऊपर और जितना कम करा सकता हूँ करा दूंगा। आपको मैं ये सोना चांदी हार क्यूबा का ट्रिप शिप कुछ नहीं दूंगा, पर उससे 10 गुना आपको मैं बिल्डर से एक्स्ट्रा दिलवा दूंगा। ये मेरा वायदा है। 30-40-50,000 लाख 1.5 लाख तक हमने दिलवाया लोगों को, ये मैं आपको नेगोशिएट करवा दूंगा। पर ड्यूरेशन का ध्यान बड़ा जरूरत है, ड्यूरेशन शुड बी लॉन्ग, 3-4 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे। मैं कहूंगा एनीथिंग, टाउन होम, सेमी डिटैच, लैंड, हाई राइज, प्रीकंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स वगैरह, यूनिट्स, condos, anything, just note down my number, meet me and we'll go from there. 647-299-4757. Thank you very much. Thank you, ji. All the best. Thank you. Thank you, sir.